द नेक्स्ट टॉपिक विल बी विविध हथकरघा योजनाएं। विविध हथकरघा योजनाएं। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को बुनियादी ढांचा, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करना। बाजार प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? हथकरघा उत्पादों की बिक्री और उनके लिए बाजार का विस्तार करने से। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा क्षेत्र में कौन सी योजना चलाई गई है? हथकरघा निर्यात योजना। बुनकर कल्याण संघ का प्राथमिक कार्य क्या है? बुनकरों के सामाजिक आर्थिक कल्याण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बुनकरों के सामाजिक आर्थिक कल्याण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट टॉपिक है जूट उद्योग वैश्विक व राष्ट्रीय स्थिति। जूट उद्योग, उसमें वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति क्या है इंडिया का? जूट से बनी वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत। वाह, सबसे ज़्यादा जूट से बनी वस्तुएं जो है भारत में ही बिकती है। जूट निर्मित वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वेट, क्या बोल रहा है? जूट से बनी वस्तुओं का उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान, मतलब जूट से बनी वस्तुओं का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में होता है उत्पादन, और भारत जो यूज करता है जूट का तो वो दूसरे स्थान पर है। भारत में जूट उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितने लाख कृषक परिवारों के रोजगार है? 40 लाख कृषक परिवारों का। वर्ष मतलब दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने परसेंट, मतलब कि जूट जिसे बोलते हैं, जूट कोई परसेंट बोलते हैं, मिली थी? तो 102% मिले, 102% मिली थी भारत में। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने परसेंट जूट मिली थी? 102। भारत के किस राज्य में जूट मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। पूर्व में पश्चिम बंगाल 73 मिल डायरेक्ट से पश्चिम बंगाल में है जूट का 73, 102 में से। दिसंबर 2022 तक आंध्र प्रदेश में कुल कितने जूट मिले थे? 14 जूट मिले आंध्र प्रदेश में। यूपी में 14 और पश्चिम बंगाल में 73। दिसंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार बिहार राज्य में कितनी जूट मिले थे? 4। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश नहीं भाई, आंध्र प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं यार, आंध्र प्रदेश को हमेशा हम यूपी बोलते नहीं। आंध्र प्रदेश में 14 है, बिहार में 4 है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में क्रमशः कितनी जूट मिले? तो 3 जूट मिले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम और छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जूट मिले स्थापित है? तो 2 जूट मिले असम और छत्तीसगढ़ में। त्रिपुरा राज्य में कितनी जूट मिले? 1 जूट मिले त्रिपुरा राज्य में। भारत में जूट मिलों की संख्या से संबंधित आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। द नेक्स्ट टॉपिक विल, जूट उद्योग का इतिहास क्या है और इसका विभाजन प्रभाव क्या हो? भारत का प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1855 ईस्वी में। पहला जूट कारखाना जो है भारत में 1855 ईस्वी में तैयार किया गया था। भारत का पहला जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा किस स्थान पर लगाया था? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा किस स्थान पर लगाया था? कोलकाता के निकट रीसरा नामक स्थान पर। कोलकाता के निकट रीसरा नामक स्थान पर। वर्ष 1885 में भारत में जूट के कारखानों की कुल संख्या कितनी थी? 11 कारखाने थे। वर्ष 1885 में भारत में जूट के कारखानों की कुल संख्या कितनी थी? 11 कारखाने थी। वर्ष 1947 मतलब स्वतंत्रता के समय तक भारत में जूट कारखानों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 116 कारखाने। बोल रहा है कि वर्ष 1885 में भारत में जूट कारखानों की कुल संख्या थी 11 और 1947 स्वतंत्रता तक आते आते हो गया था 116। स्वतंत्रता जब मिली थी हमको उस समय 1947 तक 116 जूट कारखाने हो गई थी। और वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के सबसे घातक प्रभाव किस उद्देश्य पर पड़ा है? जूट उद्योग पर। जूट उद्योग पर विभाजन के बाद जूट उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है चला गया? 80% जूट उत्पादन का क्षेत्र। विभाजन के समय जूट के कारखाने किस देश के हिस्से में रह गए थे? भारत के हिस्से में। कारखाना हिस्सा रह गया था भारत में कारखाना, और उत्पादन जो हिस्सा है वो चल गया था कहाँ? 80% जूट उत्पादन बांग्लादेश में। विभाजन के बाद भारत में अनेक जूट कारखाने क्यों बंद करने पड़े? क्योंकि कच्चे जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चले गया, जो अभी का बांग्लादेश है, और कारखानों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया इसलिए। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? जूट के उपयोग और भौगोलिक संकेंद्रण। भारत में कुल जूट उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग जूट के बोरे के रूप में उपयोग होता है? तो 83% भाग जूट के बोरे के रूप में होता है। जूट का अधिकतम उत्पादन हम बोरे के रूप में करते हैं, वो भी 83%। जूट के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग टाटा के रूप में निर्मित किया जाता है? टाट के रूप में, टाट बनाते हैं ना, तो 10% भाग। बोरे और टाट के अतिरिक्त शेष जूट का उपयोग किन वस्तुओं के निर्माण में होता है? तो गलीचा मतलब कालीन एवं अन्य सजावटी वस्तुओं के रूप में। गलीचा एवं अन्य सजावटी वस्तुओं के रूप में। जूट उद्योग किस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित था? यह एक शुद्ध कच्चा माल प्रधान उपयोग है जिसमें वजन का ह्रास नहीं होता है। भारत में अधिकांश जूट के कारखाने किस राज्य में और किस नदी क्षेत्र घाटी के क्षेत्र केंद्र, मतलब भारत में अधिकांश जूट के कारखाने किस राज्य में और किस नदी घाटी क्षेत्र में संकेंद्रित है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर।
हुगली नदी के दोनों किनारे पर। हुगली नदी के किनारे जूट उद्योग के विकास का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? जूट को साफ करने के लिए स्वच्छ जल और सस्ता जल परिवहन की प्रचुर उपलब्धता। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल हुगली घाटी में जूट मिलों को सस्ती बिजली की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? दामोदर घाटी निगम डीवीसी से। हुगली नदी के किनारे जूट उद्योग की पेटी लगभग कितनी लंबी और चौड़ी है? 100 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी। 100 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी। पश्चिम बंगाल के किन्हीं 4 प्रमुख जूट उत्पादक केंद्रों का नाम बताएं? टीटागढ़, जगतदल, बजबज और हावड़ा। टीटागढ़, जगतदल, बजबज और हावड़ा पश्चिम बंगाल के किन्हीं 4 प्रमुख जूटों के उत्पादन का केंद्र बताइए जहाँ जूट मतलब बंगाल में उत्पादित होता है। तो वो जो जगह है वो है टीटागढ़, जगतदल और बजबज और हावड़ा। भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा और रिसरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट उद्योग के लिए। भद्रेश्वर, बाली, अगरपाड़ा और रिसरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो जूट उद्योग के लिए। श्यामनगर, बांसबेरिया, कांठ किनारा और उलुबेरिया किस राज्य में मुख्य जूट केंद्र है? तो पश्चिम बंगाल में। श्यामनगर, बांसबेरिया, कान किनारा और उलुबेरिया किस राज्य के मुख्य जूट केंद्र है? पश्चिम बंगाल में। नौहाटी और शिवपुर उद्योग क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर। नौहाटी और शिवपुर उद्योग क्षेत्र किस नदी तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है बिहार एवं अन्य राज्यों में जूट उत्पादन। बिहार एवं अन्य राज्यों में जूट उद्योग। जूट के उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का? बिहार राज्य का। जूट उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार राज्य। बिहार के कौन से जिले प्रमुख रूप से जूट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा। जूट उत्पादन के मामले में भारत में तीसरा स्थान का राज्य कौन सा है? असम राज्य। दूसरा राज्य है बिहार, मेरा वाला क्षेत्र जहाँ हम रह रहे हैं। तीसरा राज्य है असम राज्य, जूट उत्पादन का तीसरा राज्य। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अतिरिक्त भारत में कौन से 2 राज्य जूट उत्पादन करते हैं? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी। बिहार हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जूट उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से 2 शहर जूट उत्पादन केंद्र है? कानपुर और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर और गोरखपुर जूट उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जूट के उत्पादन के लिए जाना जाता है? रायगढ़ जिला। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जूट उद्योग के विकास के लिए सरकारी प्रयास क्या किया गया? जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1969 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1971 में। भारतीय जूट निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1971 में। जूट मिलों के उपकरणों का स्वदेशी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लगाया गया था? गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1965। जूट मिलों के उपकरणों का स्वदेशी निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम लगाया था? गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1965। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। जूट विकास परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जूट के उत्पादन, आधुनिकीकरण और विपणन को बढ़ावा देना। नई औद्योगिक नीति के तहत पर्सन मतलब जूट वस्त्र को औद्योगिक लाइसेंस से पूर्व मुक्त कब की गई थी? 25 जुलाई 1951 को। 25 जुलाई 1951 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मतलब नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशम वस्त्र उद्योग वैश्विक स्थिति व किस्में। रेशम वस्त्र उद्योग की वैश्विक स्थिति और उसकी किस्में। नेक्स्ट टॉपिक भी रेशम वस्त्र उद्योग और वैश्विक स्थिति और उसकी क्या किस्में हैं? रेशम उद्योग में वैश्विक स्तर पर चीन के साथ भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो रेशम की सभी प्रकार की वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करता है? भारत। वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होने वाले रेशम की 4 प्रमुख किस्में कौन सी है? मलबरी, शहतूत, ट्रॉपिकल, टसर, इरी और मूंग। किस विशिष्ट रेशम किस्म के उत्पादन में भारत को विश्व में एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा रेशम। किस विशिष्ट रेशम किस्म को उत्पादन में भारत को विश्व में एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा रेशम। भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी 2 राज्य कौन से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशम उद्योग के आंकड़े 2021 इसके।
वर्ष 2021-22 में भारत में कुल कितना मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था? 34,903 मीट्रिक टन। 34,903 मीट्रिक टन। 2022-23 में भारत का कच्चा रेशम उत्पादन बढ़कर कितना मीट्रिक टन हो गया था? 36,582 मीट्रिक टन। 36,582 मीट्रिक टन। भारत में कुल रेशम उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 75.60% किस किस्म का है? तो मलबरी शहतूती रेशम का, शहतूती रेशम का। वर्ष 2021-22 में मलबरी रेशम का उत्पादन कितने मीट्रिक टन था? 27,654 मीट्रिक टन। मलबरी रेशम का उत्पादन कितने मीट्रिक टन था 2021-22 में? 27,654 मीट्रिक टन। भारत में कुल रेशम उत्पादन में टसर रेशम की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? 3.60%। 3.60%। वर्ष 2021-22 में टसर रेशम का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन दर्ज किया गया था? 1,318 मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में टसर रेशम का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन था? 1,318 मीट्रिक टन। भारत में कुल रेशम उत्पादन में इरी रेशम की हिस्सेदारी कितना था? 20.09%। वर्ष 2021-22 में इरी रेशम का कुल उत्पादन कितना मापा गया था? 7,349 मीट्रिक टन। 7,349 मीट्रिक टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में सबसे कम हिस्सेदारी 0.71% किस रेशम किस्म का है? मूंगा रेशम किस्म का। भारत में सबसे कम हिस्सेदारी 0.71% किस रेशम किस्म का है? मूंगा रेशम किस्म का। वर्ष 2021-22 में मूंगा रेशम का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन था? 261 मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में मूंगा रेशम का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन था? 261 मीट्रिक टन। रेशम उद्योग के ये हालिया आंकड़े किस मंत्रालय की रिपोर्ट अप्रैल 2023 पर आधारित है? वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशम उद्योग का इतिहास और विकास। प्राचीन काल में भारत से रेशमी वस्त्रों का निर्यात मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को किया जाता था? मध्य पूर्व तथा यूरोप के अनेक देशों में। भारत के किस काल के शासकों ने बंगाल तथा कश्मीर में रेशम उद्योग को विशेष बढ़ावा दिया? मुगल शासकों ने। भारत के किस काल के शासकों ने बंगाल तथा कश्मीर में रेशम उद्योग को विशेष प्रशिक्षण दिया था? मुगल शासकों ने। भारत में रेशम का आधुनिक कारखाना सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला आधुनिक रेशम कारखाना कब और कहाँ शुरू किया था? वर्ष 1832 ईस्वी में हावड़ा में। वर्ष 1832 में हावड़ा में। कर्नाटक में आधुनिक रेशम कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1845 में। कर्नाटक में आधुनिक रेशम कारखानों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1845 में। जम्मू और कश्मीर में आधुनिक रेशम कारखानों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1892 में। मैसूर जो कि कर्नाटका में है, मैसूर जब लवासना मतलब जो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है सब कहाँ जाता है? मैसूर ही जाता है ना। तो कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में आधुनिक रेशम कारखानों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1934 में। वर्तमान में भारत में लगभग कितने रेशम वस्त्रों को कारखाने कार्यरत है? 324 कारखाने कार्यरत है अभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है? 9.2 मिलियन, 92 लाख लोग। 9.2 मिलियन बोलो या 92 लाख? 92 लाख लोगों को जो हमारा है रेशम वस्त्र उद्योग देता है, 92 लाख लोगों को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी केंद्रीय शुल्क बोर्ड की रिपोर्ट अप्रैल 2023 का जो रिपोर्ट है केंद्रीय शुल्क बोर्ड का, वो केंद्रीय शुल्क बोर्ड द्वारा यह रिपोर्ट कब जारी किया गया था? अप्रैल 2023 में। 2021-22 में अकेले कर्नाटक राज्य भारत के कुल कच्चा रेशम उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? 32.06%। कर्नाटक राज्य मुख्य रूप से किस किस्म के रेशम का उत्पादन करता है? मलबरी शहतूती रेशम का। भारत का कुल कितना प्रतिशत रेशमी धागा अकेले कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है? 56% से अधिक रेशमी धागा। आंध्र प्रदेश राज्य का भारत में कुल कच्चे रेशम उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है? आंध्र प्रदेश का योगदान है 25.31%। किसका? कच्चे रेशम उत्पादन का 25.31%। आंध्र प्रदेश राज्य का भारत के कुल कच्चे रेशम उत्पादन के कितने प्रतिशत का योगदान है? 25.31% है। शहतूती जो कि जिसे मलबरी कहते हैं, मलमल का कपड़ा, रेशम के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटका। भारत में टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड। टसर सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। भारत में असम राज्य में किन दो विशिष्ट रेशम किस्मों का उच्चतम उत्पादन होता है? मूंगा और ईरी का। मूंगा और ईरी कहाँ मिलते हैं? असम में। भारत में असम राज्य किन दो विशिष्ट रेशम किस्मों का उत्पादन करता है? मूंगा और ईरी का। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जलवायु को मलबरी रेशम के पालन के लिए आदर्श माना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जलवायु को मलबरी रेशम कीट पालन के लिए आदर्श माना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को। रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण दोनों ही कार्य सर्वाधिक रूप से किन दो राज्यों के लिए किए जाते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण दोनों ही कार्य सर्वाधिक रूप से किन दो राज्यों में किए जाते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश।
रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण दोनों ही कार्य सर्वाधिक रूप से किन दो राज्यों में किए जाते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्वेश्चन विल बी हुगली नदी घाटी में जूट कारखानों के केंद्रीकरण का मुख्य कारक सस्ता श्रम कहाँ से प्राप्त होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा के सघन आबादी वाले क्षेत्रों से। हुगली नदी घाटी में जूट कारखानों के केंद्रीकरण का मुख्य कारक सस्ता श्रम कहाँ से प्राप्त होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के सघन आबादी वाले क्षेत्रों से। जूट का गोल्डन फाइबर स्वर्ण रेशा क्यों कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर स्वर्ण रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चमकीले सुनहरे रंग और उच्च व्यावसायिक मूल्यों के कारण। भारत में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और विपणन का कार्य कौन सा संस्था संभालती है? भारतीय जूट निगम। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा कदम उठाया? भारत के भीतर ही नए क्षेत्रों में जूट की कृषि को सघन रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम की कौन सी किस्म पूरी तरह से वन्य और गैर सहतूती श्रेणी में आती है? टसर, ईरी और मूंगा। सिल्क बोर्ड के अनुसार दक्षिण भारत का कौन सा राज्य रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र? कर्नाटका। सिल्क बोर्ड के अनुसार दक्षिण भारत का कौन सा राज्य रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र? कर्नाटका। जूट उद्योग के लिए आवश्यक परिवहन प्रणाली में हुगली नदी किस प्रकार का सहायक है? यह सबसे सस्ता अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग प्रदान करता है। जूट उद्योग के लिए आवश्यक परिवहन प्रणाली में हुगली नदी किस प्रकार सहायक है? यह सबसे सस्ता अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग प्रदान करता है। जूट की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और गर्म व आर्द्र जलवायु। भारत के कुल जूट निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाला बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेशम उद्योगों में प्रगति का मुख्य श्रेय किस बोर्ड को जाता है? केंद्रीय सिल्क बोर्ड को। रेशम के कीड़ों को पालने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। बिहार में जूट मिलें मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र प्राकृतिक भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के समीप। बिहार में जूट मिलें मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी बिहार, जहाँ पूर्णिया प्रखंड के जिलों में। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर मुख्य रूप से किन अन्य वस्त्र उद्योग के साथ साथ जूट मिल के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यूपी का जो कानपुर शहर है वो वस्त्र उद्योग के साथ साथ किस के लिए जाना जाता है? जूट मिल के लिए। यूपी का कानपुर शहर मुख्य रूप से किस अन्य वस्त्र उद्योग के साथ साथ जूट मिल के लिए भी जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ जूट मिल के लिए भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मूंगा रेशम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह किस राज्य की भौगोलिक पहचान से जुड़ा है? यह असम राज्य की भौगोलिक पहचान से गहराई से जुड़ा है। मूंगा रेशम। जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कोष चलाया गया है? जूट आधुनिकीकरण कोष। जूट किस प्रकार की फसल है? खरीफ या रबी? तो जूट मुख्यतः खरीफ फसल है। जूट कौन सा फसल है? खरीफ, मानसूनी फसल है, मौसम के हिसाब से आता है। मतलब भारत में वस्त्र खरीफ फसल कैसा होता है? मानसूनी फसल होता है। और जूट कैसा है? मानसूनी फसल है, मतलब खरीफ फसल है। भारत में वस्त्र मंत्रालय के तहत हथकरघा, जूट और रेशम तीनों उद्योगों के नियमन का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? तो भारत सरकार के केंद्रीय वस्त्र मंत्री और मंत्रालय का। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका, और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा भारत में उद्योग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे और उस तरह से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग, वॉल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा? वॉल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत का ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से किस पर आधारित उद्योग है? किस पे आधारित है? तो गांव और निर्यात आधारित उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग में किन 3 क्षेत्रों की समान भागीदारी देखने को मिलती है? तो संगठित, विकेंद्रित और ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादा ऊनी वस्त्र को यूज करते हैं। भारत में ऊनी वस्त्रों के विनिर्माण की परंपरा कब से चली आ रही है? तो अतीत प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में ऊनी वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऊनी वस्त्र का तो 1876 ईस्वी में ही किया गया था। भारत में ऊनी वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? अभी का कानपुर में। वर्ष 1881 में पंजाब के किस स्थान पर ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई थी? पंजाब में भी एक ऊनी वस्त्र कारखाना था जो 1881 में स्थापित किया गया था। वो कहाँ था? वो स्थान का नाम क्या है? तो धारीवाल में। कहाँ पे? धारीवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल कितनी मात्रा में कच्ची ऊन का उत्पादन हुआ था? 33.13 मिलियन किलोग्राम। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा भेड़ जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत। 74.26 मिलियन भेड़ सहित है भारत में उत्पादित कुल ऊन का लगभग कितना प्रतिशत भाग कालीन श्रेणी की ऊन का होता है? लगभग 85%।
कारपेट ग्रेड मतलब कारपेट बनाया जाता है तो 85%। भारत में उत्पादित होने वाले ऊन में परिधान श्रेणी अपैरियल ग्रेड की ऊन का योगदान कितना है? 5%। भारत में उत्पादित कुल ऊन में से कितने प्रतिशत ऊन खुदरी श्रेणी में होती है जिसका उपयोग कंबल आदि बनाने में होता है? शेष 10%। भारत में प्रति भेड़ औसतन वार्षिक ऊन उत्पादन कितना किलोग्राम होता है? 0.9 kg। एक वर्ष में 9 kg, 0.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति भेड़ औसत वार्षिक ऊन उत्पादन का विश्व औसत कितना किलोग्राम है? 2.4 ग्राम। प्रति भेड़ औसत वार्षिक एक वर्ष में ऊन उत्पादन का विश्व औसत कितना प्रतिशत है? एक भेड़ जो है 2.4 किलोग्राम ऊन दे सकता है एक वर्ष में। और भारत में प्रति भेड़ जो है औसत वार्षिक ऊन उत्पादन कितना करता है? तो 0.9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम के 0.9 किलोग्राम बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रति भेड़ ऊन उत्पादन विश्व औसत की तुलना में कितना कम है? तो 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलोग्राम जो है कम ऊन देती है भारत की भेड़ विश्व की अन्य भेड़ की तुलना में, क्योंकि जो विश्व की अन्य भेड़ है वो एक वर्ष में 2.4 किलोग्राम ऊन देती है, जबकि जो भारत की भेड़ है वो 0.9 किलोग्राम ऊन देती है। तो 1.5 किलोग्राम तो ऊन कम हुआ ना अन्य देशों की तुलना में भारत का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ऊनी वस्त्र उद्योग को मुख्य रूप से किस प्रकार का उद्योग माना जाता है? रोजगार आधारित उद्योग। भेड़ पालन और फार्मिंग सेक्टर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग कितने व्यक्तियों को आजीविका मिलती है? संबद्ध 20 लाख व्यक्तियों को। अकेले ऊनी वस्त्र निर्माण उद्योग क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है? लगभग 12 लाख व्यक्तियों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत के कालीन क्षेत्र कारपेट सेक्टर में वर्तमान में कितने लाख बुनकर कार्य कर रहे हैं? तो 3.2 लाख बुनकर। वैश्विक स्तर पर कुल ऊन उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? 2%। वैश्विक स्तर पर कुल ऊन उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान? 2%। विश्व के कुल ऊन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। भारत में कालीन निर्माण का एक प्रमुख कुटीर उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में कालीन निर्माण का एक प्रमुख कुटीर उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में कालीन निर्माण का एक प्रमुख कुटीर उद्योग कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के अतिरिक्त कालीन उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र कौन से हैं? भदोही, गोपीगंज, शाहजहांपुर तथा आगरा। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक जगह है के अतिरिक्त उसके अलावा कालीन उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तो भदोही, गोपीगंज, शाहजहांपुर तथा आगरा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ का जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जम्मू और कश्मीर में कालीन निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर में कालीन निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? श्रीनगर। पंजाब में कालीन उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? अमृतसर। हरियाणा का कौन सा शहर कालीन और ऊनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पानीपत, हरियाणा का पानीपत। बिहार का कौन सा स्थान जो कालीन निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? दानापुर। बिहार में दानापुर कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिले, मध्य प्रदेश में कालीन उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर। दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य में कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? चेन्नई और बालाजपेट। जम्मू एंड कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में शाल बनाना किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आता है? उन्नत कुटीर उद्योगों के अंतर्गत। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कच्चे इस्पात का कुल कितना उत्पाद हुआ है? 125.3 मिलियन टन। लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कच्चे इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ है? तो 125.3 मिलियन टन। कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वर्ष 2003 से लगातार प्रथम स्थान पे है भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 2019-20 में भारत में स्पंज आयरन की कुल स्थापित क्षमता कितनी मिलियन टन थी? 47.85 मिलियन टन। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2030-31 तक स्पंज आयरन की क्षमता कितनी होने की अनुमान लगाया गया है? 114 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 में भारत में कुल कितने मिलियन टन लौह तथा इस्पात का उत्पादन हुआ है? कुल 34.15 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 में भारत में लौह तथा इस्पात का उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया? वर्ष 2021-22 में लौह जो है बढ़कर 39.03 मिलियन टन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग में देश की कुल औद्योगिक पूंजी का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 50%। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लौह तथा इस्पात उद्योग के माध्यम से देश में कितने लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है? लौह तथा इस्पात उद्योग के माध्यम से 5 लाख से अधिक लोगों को, देश में कितने लाख लोगों को लौह इस्पात उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है? लगभग 20 लाख लोगों को। भारत में आधुनिक तरीकों से लौह और इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1870 से। वर्ष 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर अपने संयंत्र की स्थापना की थी? कुल्टी आसनसोल के निकट। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्टी के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के किन अन्य स्थान पर संयंत्र स्थापित किया था? वर्णपुर में। भारत में देश के बड़े पैमाने पर इस्पात उद्योग का प्रथम सफल प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1907 में। वर्ष 1907 में साकची, जो कि जमशेदपुर में है, किस ऐतिहासिक इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का। वर्ष 1907 में साकची, जो कि जमशेदपुर में है, किस ऐतिहासिक इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। साकची, जो कि जमशेदपुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को बोलते हैं, की स्थापना के बाद वर्ष 1918 में वर्णपुर में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को के बाद इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टिस्को के बाद इसको का। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद 1918 में वर्णपुर में इसको की स्थापना हुई थी। और इसको क्या है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित टिस्को और इसको कंपनियां मूलतः किस क्षेत्र के द्वारा स्थापित की गई थी? निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वर्ष 1923 में भद्रावती, जो कि कर्नाटक में है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र की स्थापना की गई थी? भद्रावती में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स विसल का। वर्ष 1923 में भद्रावती, जो कि कर्नाटक में, किस सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र की स्थापना की गई थी? वहाँ पे मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की पहली लौह इस्पात इकाई के रूप में किसे ने कार्य प्रारंभ किया था? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, भद्रावती ने। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात उद्योग को सुनियोजित विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गंभीर विचार किया था? पहली पंचवर्षीय योजना में विचार किए जाने के बावजूद देश में नए इस्पात संयंत्रों की वास्तविक स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो दूसरी, सोचे थे 5 साल पहले, 5 साल के बाद स्टार्ट की। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़, अभी तात्कालिक का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहले जो भी मध्य प्रदेश बन चुका है, कि किस स्थान पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? भिलाई में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत ने किस देश के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से की थी? सोवियत संघ, USSR के सहयोग से भिलाई में हमारा देश का जो भी लीडर था वो इस्पात को उद्योग लगाया था। भिलाई संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में। भिलाई संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? दुर्गापुर में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत ने किस यूरोपीय देश के सहयोग से पूरी की थी? तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1959 में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की थी? 1959 में। उड़ीसा के किस स्थान पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत एक विशाल इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण भारत ने किस विदेशी देश के सहयोग से किया था? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में। स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र के किन 2 पुराने कारखानों की उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? टिस्को और इसको का। स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र के किन 2 पुराने कारखानों की उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? टिस्को और इसको का। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान टिस्को और इसको की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर क्रमशः कितने लाख टन की लक्ष्य रखा गया? 20 लाख टन और 10 लाख टन। इसको का 20 लाख टन और टिस्को का 20 लाख टन और इसको का 10 लाख टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 3 नए कारखाने, जैसे भिलाई सार्वजनिक क्षेत्र,
दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सार्वजनिक मतलब प्राइवेट सेक्टर के तीनों नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में उत्पादित किस समय अवधि के बीच प्रारंभ हुआ था? 1956 से 1962 के बीच, 1956 से 1962 के बीच। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने की तालिका के अनुसार कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1870 में। स्वतंत्रता से पहले 1870 में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है उसको स्थापना किया गया था। किसके लिए? तो लौह इस्पात कारखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित कारखानों में साक्ची जो कि झारखंड में संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1907 में। साक्ची की स्थापना 1907 में। तालिका के अनुसार वर्नरपुर पश्चिम बंगाल संयंत्र की स्थापना किस आधिकारिक वर्ष क्या था? 1918। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? भद्रावती कर्नाटक राज्य में है और स्थापना 1923 में हुई थी। भद्रावती जो कर्नाटक राज्य में है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों का विस्तार किस देश के सहयोग से करने का निश्चय किया गया था? सोवियत संघ के। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से किस नए स्थान पर इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी गई? बोकारो झारखंड में। द नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 पंचवर्षीय योजना के उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए किस नए दृष्टिकोण या नीति का अधिक उपयोग किया गया? द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पंचवर्षीय योजना के उद्योग के स्थानीयकरण के लिए किस नए दृष्टिकोण या नीति का अधिक उपयोग किया गया था? तो उपभोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं और क्षेत्रीय संतुलन की नीति का। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों में नए इस्पात कारखाने स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में और कर्नाटक का विजयनगर। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और कर्नाटक का विजयनगर में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण भारत का ये राज्यों को इस्पात कारखाने के रूप में कन्वर्ट किया गया। सलेम इस्पात संयंत्र सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है जिसकी योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से बनी थी? तमिलनाडु में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी ताकि देश के इस्पात उद्योगों का एकीकृत प्रबंधन किया जा सके? वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्रों के सुचारू संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी वर्ष 1973 में किस संस्था को सौंपी गई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसको के प्रबंधन को सरकार ने अपने नियंत्रण में किस वर्ष लिया था? 1972 के में, मतलब बाद में 1976 के पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ था तब 1972 में इसको की जिम्मेदारी लिए थे, सरकार के नियंत्रण में आ गया था इसको। संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से इसको का पूर्ण स्वामित्व सरकार को कब प्राप्त हुआ था? 1976 में। 1976 में स्वामित्व लिया था 1972 में ही सरकार अपने नियंत्रण में इसको को, लेकिन स्वामित्व उसको मतलब प्राप्त हुआ 1976 में। इसको का पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल में विलय किस वर्ष संपन्न हुआ? तो इसको को सेल में मतलब मिला दिया कब? 2006 में। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अधीन कार्यरत प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम कौन से हैं जो देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है? सेल देश का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। संलग्न मानचित्र का मुख्य शीर्षक क्या है? भारत लौह एवं इस्पात संयंत्र। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बोला गया। मानचित्र के निचले भाग में दिए गए पैमाने मतलब स्केल के अनुसार रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करता है? नॉट सटीक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिले मानचित्र में दामोदर और हुगली नदी घाटी क्षेत्र के निकट पश्चिम बंगाल में किन 2 प्रमुख केंद्रों को दर्शाया गया है? कुल्टी और बर्नरपुर को। मानचित्र के अनुसार उड़ीसा तट के अतिरिक्त भाग में स्थित राउरकेला संयंत्र किस महत्वपूर्ण नदी या जल स्रोत के निकट अवस्थित है? तो ब्रह्मणी नदी घाटी के निकट। मानचित्र में उड़ीसा तट के आंतरिक भाग में स्थित राउरकेला है संयंत्र किस महत्वपूर्ण नदी के जल स्रोत के निकट है? तो ब्रह्मणी नदी के निकट। लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सबसे पुराना कच्चा माल कौन सा है? जिसका भार ह्रासमान प्रकृति का होता है। लौह अयस्क और कोकिंग कोल। टिस्को कारखाने की स्थापना के लिए साकची जमशेदपुर को चुनने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर जल की उपलब्धता का निकटवर्ती लौह अयस्क एवं कोयला खदानें। टिस्को कारखाने की स्थापना के लिए साकची जमशेदपुर में है को चुनने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? टिस्को कारखाने की स्थापना के लिए जमशेदपुर जिसमें साकची को चुनने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर जल की उपलब्धता तथा निकटवर्ती लौह अयस्क के कोयला खदानें। मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स मतलब भद्रावती को प्रारंभ में कोयले की अनुपलब्धता के कारण ईंधन के रूप में किसका उपयोग करना पड़ा था? स्थानीय वनों से प्राप्त लकड़ी और चारकोल का। भारत में स्पंज आयरन उद्योग की अत्यधिक वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? गैर कुकिंग कोयला, नॉन कुकिंग कोयला की प्रचुर उपलब्धता, मतलब ऐसा कोयला जिससे खाना नहीं बन सकता, उसका उपयोग करके हम भारत में स्पंज आयरन उद्योग की अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित तीनों संयंत्रों
जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में से कौन सा संयंत्र समुद्र तट के सबसे निकट है? तो दुर्गापुर सबसे निकट है, जो कि दुर्गापुर कहाँ है? कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से जुड़ाव के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत नियोजित विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का किस प्रकार का पहला संयंत्र? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात संयंत्र है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत ने हाल के वर्षों में किस प्रमुख देश को पीछे छोड़कर विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया? जापान को। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत ने हाल के वर्षों में किस प्रमुख देश को पीछे छोड़कर विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया? जापान को। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में लौह और इस्पात उद्योग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग के अंतर्गत। कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारत का कालीन उद्योग मुख्य रूप से किस प्रकार के श्रम पर निर्भर है? भारत का कालीन उद्योग मुख्य रूप से किस प्रकार के श्रम पर निर्भर है? तो अत्यधिक कुशल एवं सघन मानव श्रम पर। अत्यधिक कुशल एवं सघन मानव श्रम पर। उत्तर प्रदेश, यूपी का भदोही मिर्जापुर क्षेत्र किस विशेष भौगोलिक संकेत GI टैग उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो हाथ से निर्मित कालीन चटाई के लिए। पंजाब का धारीवाल और लुधियाना क्षेत्र मुख्य रूप से किस वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीय हब माने जाते हैं? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। पंजाब का धारीवाल और लुधियाना, पंजाब में धारीवाल और लुधियाना क्षेत्र मुख्य रूप से किस वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीय हब के रूप में जाना जाता है? ऊनी वस्त्र उद्योग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भारतीय ऊन की गुणवत्ता मुख्य रूप से कालीन निर्माण के लिए ही क्यों सर्वोच्च मानी जाती है? क्योंकि इसमें लगभग 85% भाग मोटे और कड़े रेशों वाली कालीन श्रेणी की ऊन होती है। वर्ष 1907 में स्थापित टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा टिस्को का क्या होता है? टाटा स्टील लिमिटेड। बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि झारखंड में लगाया की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की हिस्सा है, जिसका उत्पादन बाद में शुरू हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो में जो स्टील कंपनी लगा है इस्पात का, वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोला गया था। भारतीय इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाली कोकिंग कोल का एक बड़ा हिस्सा भारत किस देश से आयात करता है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय इस्पात उद्योग स्टील उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कोकिंग कोल का एक बड़ा हिस्सा भारत किस देश से आयात करता है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? 2030 या 31 तक देश की कुल इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन से अधिक पहुंचाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर इस्पात संयंत्र भारत के किस ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो बेल्लारी जिला, कर्नाटक, जो कि विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक क्षेत्र में है। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। या भारत के ऊन के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है। जोधपुर क्या है? भारत के ऊन के व्यापारी के बड़े केंद्र, भारत में ऊन के बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है जोधपुर। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान के किस शहर में है? मुख्यालय जो है जोधपुर में। द नेक्स्ट टॉपिक विल लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तीसरी पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के किन तीन इस्पात कारखानों का विस्तार किया गया था? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का। वर्ष 1964 में सोवियत संघ का सहयोग से किस नए इस्पात कारखाने की स्थापना हुई? बोकारो, झारखंड। चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत किन नए सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निश्चित किया गया था? सलेम, जो कि तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण को पूरा होने का इस्पात उत्पादन क्षमता में किस वर्ष वृद्धि हुई थी? वर्ष 1978 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में। सेल को किस मुख्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी और एकीकृत इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल किन दो विशेष प्रकार के इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? ऑयल स्टील प्लांट और स्लेम स्टील प्लांट। ऑयल और स्लेम इस्पात प्लांट कारखाना के लिए। निजी क्षेत्र के किस प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र को इस्को के नाम से जाना जाता है? इंडियन आयर एंड स्टील कंपनी। सरकार ने इस्को का स्वामित्व अपने हाथ में किस तिथि को लिया था? 17 जुलाई 1976 को। इस्को का औपचारिक विलय सेल में कब हुआ था? 1979 को। अपने हाथ में 1976 में लिया, 1979 में स्टील से मिला दिया इस्को को। इस्को और सेल के विलय प्रस्ताव को दोनों कंपनियों ने किस वर्ष पारित किया था? 1979 में।
कंपनियों के विलय संबंधी मामलों पर किस मंत्रालय के स्तर पर विचार किया जा रहा था? कंपनी मामलों के मंत्रालय में। मंत्रालय ने इसको के सेल के अंतिम विलय को अपनी स्वीकृति की स्थिति को प्रदान की थी 15 फरवरी 2006 को। सरकार द्वारा यह विलय किस पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी माना गया? 1 अप्रैल 2005 से। इस ऐतिहासिक विलय के बाद सेल के अधिक एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी हो गई थी? अब 5। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और इसको। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और इसको भी मिल गया इसमें। विलय के पश्चात सेल के अधिक विशेष इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 3। ओयल स्टील प्लांट, बैसवेसरैया और सलेम। ओयल स्टील प्लांट, बैसवेसरैया और सलेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के भीतर घरेलू इस्पात की खपत कितनी थी? भारत के भीतर 106.2 मिलियन टन। वर्ष 2022 में भारत के भीतर घरेलू इस्पात की खपत बढ़कर कितनी हो गई? 114.8 मिलियन टन। देश में वर्ष 2022 में इस्पात का आयात कितना दर्ज किया गया था? आयात जो हम खरीद रहे थे 5.6 मिलियन टन, और देश के वर्ष 2022 में इस्पात का निर्यात कितना दर्ज किया गया है? यार देश में आयात 2022 में इस्पात हम कर रहे थे 5.6 मिलियन टन, और इस्पात को हम भेज रहे थे 7.9 मिलियन टन। फिर खरीद कहा रहे थे जब उससे ज़्यादा भेज ही रहे थे जब। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा स्टील का वैश्विक स्थान क्या है? यह विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। टाटा स्टील समूह की वार्षिक उत्पादकता या उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितनी मिलियन टन है? 30.18 मिलियन टन। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी लौह इस्पात उद्योग में खनिज पदार्थों के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लौह एस, कोकिंग, कोयला, मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट को। लौह एस, कोकिंग, कोयला, मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट को। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन सा है? डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले इस्पात निर्माण में अन्य मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन सा है? डोलामाइट, सोरा और क्रोमियम और निकेल। इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में मिलाए जाने वाले अन्य प्रमुख तत्व कौन से हैं? डोलामाइट, सोरा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? 0.03% से 1.0% तक। 1% तक हो सकता है या 0.03%। स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कार्बन मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? इस्पात को कठोरता प्रदान करना। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में क्रोमियम धातु मिलाने का क्या लाभ होता है? इस्पात की ताप सहनशीलता बढ़ाना एवं धब्बा रहित बनाना। भारत में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्य रूप से किस देश से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसका आयात मुख्य रूप से किस देश से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया से। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कोयले के स्थानीय आपूर्ति पर बिल्कुल निर्भर नहीं है? तो विश्वेश्वरैया स्टील, भद्रावती। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है? कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कोयले की स्थानीय आपूर्ति का बिल्कुल निर्भर नहीं है? तो विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, भद्रावती। भद्रावती इस्पात संयंत्र कोयले के स्थान पर ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करता है? तो चारकोल अथवा लकड़ी के प्रयोग पर आधारित ऊर्जा है। चारकोल एवं लकड़ी के प्रयोग पर आधारित ऊर्जा है। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड की भौगोलिक स्थिति की क्या मुख्य भूमिका है? यह संयंत्र देश के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र से बहुत दूर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक एल्युमिनियम उद्योग, इसको तो और अच्छे से पढ़ेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री को। वर्ल्ड मिशन प्रोजेक्ट 2016-20 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत का? 5.53%। 2020 में एल्युमिनियम उत्पादन का पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है भारत का? तो 5.53%, लगभग 6% एल्युमिनियम उत्पादन करता है भारत। एल्युमिनियम के वैश्विक उत्पादन में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। भारत का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित है? JK नगर, पश्चिम बंगाल में। JK नगर, पश्चिम बंगाल में देश के प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। भारत की दूसरी एल्युमिनियम कंपनी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1938 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इंडिया द्वारा देश में किन 4 स्थानों पर अपनी शाखाएं संयंत्र स्थापित किए गए हैं? मूरी जो कि झारखंड में, अल्लूपुरम जो कि केरल में है, बेलूरू जो कि पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड जो कि ओडिशा में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का हिंडाल्को में विलय किस वर्ष किया गया था? 2005 में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। हिंडाल्को भारत के किस प्रमुख निजी औद्योगिक घराने या ग्रुप की कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की। हिंडाल्को भारत के किस प्रमुख निजी औद्योगिक घराने या ग्रुप की कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप की। हिंडाल्को मुख्य रूप से किन 2 प्रमुख धातुओं का उत्पादन और प्रसंस्करण करती है? एल्युमिनियम और कॉपर का। एल्युमिनियम और
कोपर का। इंडाल्को हिंडाल्को का एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को का एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? रेणुकूट में। नवंबर 1965 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस पहले एल्यूमीनियम उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई थी? भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बाल्को की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई थी? कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है स्थिति बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट है, इसकी आपूर्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक व गंधमर्दन ओडिशा से। कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है स्थित बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है एवं गंधमर्दन ओडिशा से। बाल्को के एल्यूमीनियम संयंत्र को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह से की जाती है? कोरबा ताप विद्युत गृह से। बाल्को के एल्यूमीनियम संयंत्र को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति किस ताप विद्युत गृह से की जाती है? कोरबा ताप विद्युत गृह से। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भारत की किस प्रकार की सबसे बड़ी कंपनी है? सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमीनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमीनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स। नालको की स्थापना ओडिशा के कोरापुट जिले के किस स्थान पर की गई थी? दमनजोड़ी में। दमनजोड़ी जो कि ओडिशा में है। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। दमनजोड़ी जो कि ओडिशा में है। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। भारत के संपूर्ण एल्यूमीनियम परिदृश्य में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किस कंपनी की स्थापना से आया? नालको की स्थापना से। भारत के संपूर्ण एल्यूमीनियम परिदृश्य में काफ़ी बड़ा परिवर्तन किस कंपनी की स्थापना से आया? नालको की स्थापना से। वर्तमान में भारत प्राथमिक एल्यूमीनियम की घरेलू आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर नहीं है? विदेशी आयातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमीनियम के व्यापारिक मामले में आत्मनिर्भर होकर वर्तमान में भारत की क्या भूमिका है? भारत एल्यूमीनियम का एक प्रमुख निर्यातक देश बन चुका है। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी का हीराकुंड संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिले में। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी का हीराकुंड संयंत्र ओडिशा के किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिला में। नालको के संबलपुर हीराकुंड कॉम्प्लेक्स के मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ शामिल है? एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र और एक कैपिटव पावर प्लांट। नालको के संबलपुर कॉम्प्लेक्स में मुख्य रूप से कौन से औद्योगिक इकाइयाँ हैं? एल्यूमीनियम प्रगलन मतलब एल्यूमीनियम को पिघलाना, संयंत्र बनाना और एक कैपिटव पावर प्लांट बनाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नालको के दमनजोड़ी जो कि कोरापुट कॉम्प्लेक्स में कौन सी दो मुख्य इकाइयाँ कार्यरत है? एक बॉक्साइट खादन और एक एल्यूमीनियम शोधनशाला का। राउरकेला इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो संयंत्र किस राज्य में? झारखंड में। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में? सलेम तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और विजयनगर कहाँ? कर्नाटका में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटका में है। सेल की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कब? 1973 में। सेल की स्थापना 1973 में हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में किस सार्वजनिक कंपनी का सेल में पूर्ण विलय किया गया था? इसको से। मैग्नीज और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस भारी उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है? लौह इस्पात उद्योग में। क्रोमियम का मुख्य कार्य इस्पात में क्या बढ़ाना होता है? ताप सहनशीलता और संक्षारण प्रतिरोध। भारत अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं के लिए किस देश पर अत्यधिक निर्भर है? ऑस्ट्रेलिया पर। भारत अपनी कोकिंग कोयले की आवश्यकताओं के लिए किस देश पर अत्यधिक निर्भर है? कोयला पर। कर्नाटक का वह कौन सा इस्पात संयंत्र स्थानीय स्तर पर उत्पादित चारकोल का उपयोग करता है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का इतिहास किस वर्ष से शुरू माना जाता है? 1937 से। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का इतिहास किस वर्ष से शुरू माना जाता है? 1937 से। भारत का पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जेके नगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत का पहला एल्यूमीनियम संयंत्र जेके नगर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इंडल का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। इंडियन का पूर्ण रूप क्या है? इंडेल का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। मूरी जो कि झारखंड में और अल्लूपुरम जो कि केरल में। मूरी सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है और अल्लू जो होता है केरल में। अल्लूपुरम मतलब आलू ऐसा मान लेते ट्रिकली। अल्लूपुरम केरल में है। किस धातु के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो एल्यूमीनियम के।
इंडेल द्वारा। हिंडाल्को हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉम हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र यूपी के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में। रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र जिले में। बाल्को का पूर्ण रूप क्या है? बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। बाल्को का पूर्ण रूप क्या है? बाल्को जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है बाल्को। बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नवंबर 1965 ईस्वी में। बाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नवंबर 1965 ईस्वी में। अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो बाल्को को प्राप्त है? बॉक्साइट खनिज के लिए। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है बॉक्साइट खनिज के लिए फेमस है जो बाल्को लिए लाभदायक है। नाल्को का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को की स्थापना किस दशक में की गई थी? 1980 के दशक में। 1980 के दशक में मतलब 1981। औद्योगिक क्रांति के समय। दमन-जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। दमन-जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। दमन-जोड़ी और हीराकुंड औद्योगिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, भारत एल्यूमिनियम के क्षेत्र में आयात देश के निर्यातक देश किस कंपनी के आगमन के बाद बना है? नाल्को के बाद। भारत एल्यूमिनियम के क्षेत्र में आयात देश से निर्यातक देश किस कंपनी के आगमन से बना है? जब हमारे देश में नाल्को आया तब हमारे देश को सुख समृद्धि एल्यूमिनियम कंपनी में वृद्धि हुआ, क्योंकि तब जो है एल्यूमिनियम कंपनी खरीदता नहीं है, बेचता है दूसरे देश को नाल्को के आने के बाद। वाह नाल्को, थैंक यू सो मच। कोरापुट जिला जो कि ओडिशा में है, ओडिशा में किस बहुमूल्य अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट अयस्क के लिए। कोरापुट जिला जो कि ओडिशा में है किस बहुमूल्य अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए। इस्पात के घरेलू उपयोग में वर्ष 2021-22 के बीच कितने मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई? 8.6 मिलियन टन की वृद्धि। 8.6 मिलियन टन की वृद्धि। वर्ष 2022 में भारत का इस्पात निर्यात उसके आयात से कितने मिलियन टन अधिक था? मतलब जितना वो खरीदता नहीं था उससे ज़्यादा बेचता था, वो 2.3 मिलियन टन अधिक था। 2.3 मिलियन अधिक था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल लोहा और क्रोमियम मिलकर किस विशेष जंगरोधी मिश्र धातु का निर्माण करती है? तो स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगता है। स्टील में भंगुरता कम करने और कठोरता बढ़ाने के लिए किस तत्व को मतलब मिलाते हैं? कार्बन को। भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के समय पूरी तरह वन आधारित ईंधन मतलब चारकोल पर निर्भर था? भद्रावती संयंत्र जो कि कर्नाटका में है। भद्रावती संयंत्र जो भी कर्नाटका में है। किस देश की तकनीकी और आर्थिक सहायता ने झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना को संभव बनाया था? पूर्व सोवियत संघ USSR की हेल्प से। स्लेम जो कि तमिलनाडु में है इस्पात संयंत्र किस विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो विशेष ऑयल स्टील मिश्र धातु इस्पात के लिए। स्लेम जो कि तमिलनाडु में पहला नंबर। स्लेम इस्पात संयंत्र किस विशेष प्रकार के इस्पात के उत्पादन के लिए जाना था? स्लेम जो है कौन सा एक विशेष प्रकार का इस्पात उत्पादित करता है? तो विशेष ऑयल स्टील, जिसे मिश्र धातु इस्पात, विशेष ऑयल स्टील के लिए जाना जाता है, मिश्र धातु इस्पात के लिए। आदित्य बिड़ला समूह द्वारा संचालित हिंडाल्को का मुख्यालय या प्रमुख उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रेणुकूट में। आदित्य बिड़ला समूह द्वारा संचालित हिंडाल्को कहाँ है मुख्यालय इसका? रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ? यूपी में है। छत्तीसगढ़ का कोरवा क्षेत्र किस उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग बाल्को के लिए। छत्तीसगढ़ का कोरवा क्षेत्र किस उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग बाल्को के लिए। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप से शुद्ध किया जाता है? एल्यूमिनियम में। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप में शुद्ध किया जाता है? एल्यूमिनियम में। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम धातु में बदलने से पहले किस मध्यवर्ती रूप में शुद्ध किया जाता है? एल्यूमिनियम में। बॉक्साइट को एल्यूमिनियम बदलने के लिए सबसे पहले उसे एल्यूमिनियम में बदला जाता है। हीराकुंड बांध के समीप कौन सी प्रमुख एल्यूमिनियम प्रगलन स्थित है? हीराकुंड बांध के समीप कौन सा प्रमुख एल्यूमिनियम प्रगलन स्थित है? तो नाल्को का हीराकुंड संयंत्र। विश्व खनिज उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? तो 5.53%। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कौन सा है जिसे 1965 में स्थापित किया गया था? बाल्को, खुद का प्राइवेट अपना बनाया हुआ पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कौन है जिसे 1965 में स्थापित किया था? बाल्को को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इस्पात संयंत्र रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में इस्पात का शुद्ध निर्यातक होना क्या दर्शाता है? भारत में इस्पात का उत्पादन उसकी घरेलू खपत से अधिक है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवस्थिति कारक क्या है? प्रचुर और सस्ती बिजली की आपूर्ति जैसे कोरबा या हीराकुंड।
एल्यूमीनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवस्थिति कारक क्या है? प्रचुर और सस्ती बिजली की आपूर्ति, जैसे कोरबा हीराकुंड। डोलामाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो एक गालक या अस्तर सामग्री के रूप में, एक गालक या अस्तर सामग्री। डोलामाइट का उपयोग जो है, डोलामाइट का उपयोग कैसे कब करते हैं? डोलामाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किस कार्य के लिए करते हैं? तो गालक, फ्लक्स और एक अस्तर सामग्री के रूप में। भारत में इस्पात क्षेत्र के विनियमन और नीति निर्धारण के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? इस्पात मंत्रालय। भारत में इस्पात क्षेत्र के विनियमन और नीति निर्धारण के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? इस्पात मंत्रालय। भारत की कौन सी निजी इस्पात निर्माता कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल है? टाटा स्टील। भारत की कौन सी निजी इस्पात निर्माता कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में शामिल है? टाटा स्टील। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लॉ इस्पात उद्योग। वेट